कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं रोज की तरीके से सौरभ शर्मा, आपके साथ बताते हैं आपको अंदर की बातें जो कोई और आपको नहीं बताता। और देखिए, अभी तो दुनिया भर में एक ही खबर चल रही है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी खबर है, और वो है इजराइल और ईरान का ये युद्ध जो कल रात शुरू हुआ है सीधा सीधा, जब ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 200 मिसाइलें दाग दी। हालांकि उसमें से 99% मिसाइलें रोक दी गई। उसमें अमेरिका इजराइल का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो काम आया। इसके अलावा उसके साथ अमेरिका भी लगा हुआ था। अब जरा इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस जंग को समझने के लिए थोड़ा आपको हम हिंदी फिल्म का उदाहरण देते हैं। वैसे इसको समझिए, स्क्रिप्ट ये वेस्ट ने लिखी है, क्योंकि वो लिखेंगे तो विलन कोई और होगा। अगर आप इधर से दूसरी तरफ से स्क्रिप्ट कोई लिखेगा तो उसमें विलन कोई और होगा। वेस्ट की स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट ये, जैसे एक इलाके के अंदर एक दादा होता है, वो दादा यहाँ पर ईरान है और उसकी खानदानी दुश्मनी चल रही है एक परिवार के साथ, और वो है इजराइल। अब इस खानदानी लड़ाई में दशकों से उनके मारामारी आपस में चलती आ रही है। अब हुआ क्या कि इसमें एक हमला जो है वो उसके परिवार के लोगों के ऊपर ये दादा करा देता है, जो 7 अक्टूबर 2023 को उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब वो कहता है बदला लूंगा मैं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। फैजल जो डायलॉग था, वो काम इजराइल ने करना शुरू किया। तो पहले उसने जितने गुंडे थे इसके मेन दादा के, उनको निपटाने की कोशिश शुरू किया। हमास को निपटाया, फिर उसके बाद उसने हिजबुल्लाह को निपटाया, हसन नसरुल्लाह को मारा, मोहम्मद दैफ को मारा, कर्नल सुलेमानी को पहले वो मार चुका था। ये सारे काम उसने किए। अब सीधी लड़ाई की बारी आ गई। अब दादा जो है वो उसकी नाक का सवाल बन गया कि इसने मेरे इतने सारे लोग मार दिए, तो उसका बदला उसने कर लिया जब उसने मिसाइल दागी। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो ये कह रहा है कि देखो, मेरा इरादा नहीं है कि मैं तुमको और मारूं, या मेरा इरादा नहीं है कि मैं इस जंग में इस लड़ाई को और ज़्यादा खींचूं, तो मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, अब तुम खामोशी से बैठो। अब इजराइल क्या कह रहा है? उसको तो बदला पूरा करना है। और उसके साथ और कौन है? उसके साथ शहर का सबसे बड़ा दादा है, वो है अमेरिका। उसका अपना पुराना हिसाब चल रहा है उसके गुंडे के साथ, दादा के साथ। उसको वो हिसाब भी चुकता करना है। तो अब ये कल रात के बाद होगा क्या? कौन सी वो तबाही की रात होगी, क़यामत की रात होगी? क्या वो आज होगी या वो आने वाले दिनों में कोई वक्त होगा? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि वक्त हमारा होगा, जगह हमारा होगी, और जगह हमारी होगी और मौका भी हमारा होगा जब हम तुम्हें मारेंगे। तो इस बीच में दुनिया देख रही है खामोशी से भी कि भाई कब ये जो है अब इजराइल अपना बदला पूरा करेगा। अमेरिका इसके अंदर क्या करेगा? क्या ये पूरे इलाके के अंदर कोई बहुत बड़ी और तबाही और जंग में तो नहीं तब्दील हो जाएगा? इस सब को आज हम समझेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है आज। हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या साहब, जिनको आप सुनते हैं इंडिया टीवी पर भी, और वैसे भी मतलब अपनी फील्ड के ये भी एक दादा हैं। छोटे मोटे नहीं सर, फील्ड के दादा हैं, तो ऐसा इनका मानना है। हाँ, छोटे मोटे ये मानते हैं। हाँ। सर बहुत स्वागत है आपका। कर्नल राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ है। आपने अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में उनको देखा था सर, प्रोग्राम बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत शुक्रिया आप दोबारा आए। और रोज की तरह आपके प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अब सर सवाल ये है कि इजराइल अपना बदला पूरा कैसा करेगा और उसके निशाने पर है क्या? बेसिकली वो क्या करना चाहेगा ईरान पर अगर हमला करता भी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पहली बात तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इजराइल में रियलाइजेशन है कि हमास का दशकों से लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह की उनके साथ दशकों से लड़ाई चल रही है, और कहीं ना कहीं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द हेड ऑफ द स्नेक, जो ईरान है। तो सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि क्या एक रेजीम चेंज प्लान किया जा रहा है ईरान में। क्या ऐसा रेजीम चेंज की बात हो रही है? पहली बात है। दूसरी चीज़, हाल ही में बयान आया था महमूद अहमदजनाद, जो उनके पहले पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे एक टाइम पे, उन्होंने ये बोला है, बड़े सरप्राइजिंगली उन्होंने ये बोला है कि साहब पूरे हमारे स्ट्रक्चर में मोसाद के जासूस घुसे हुए हैं। हाँ। और जो आपके जो टॉप एशेलॉन्स हैं पावर के, आपकी जान कभी भी जा सकती है। कुछ नहीं पता किसी का स्टाफ ऑफिसर है, किसी का कोई भी है सिक्योरिटी वाला, कौन हो मोसाद के पेरोल में, और यहां पे फिर पेजर की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि पेजर की जरूरत नहीं है। इजराइल अगर एक्टिवेट कर दे तो अंदर तबाही हो जाए। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में आके ईरान ने, क्योंकि ईरान के अंदर जो सोसाइटल चर्न अभी चल रहा है, आपने हिजाब मूवमेंट में देखा कि औरतें सड़क पे आ गई, और पीपल डोंट लाइक द रेजीम, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है ईरानियों को। बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग हैं, पार्टी करने वाले लोग हैं ईरानी, उनको इन सब चीज़ों से। अब ये ऊपर से इनके जो बिल्कुल जो कहते हैं कि बड़े हार्ड लाइनर जो मौलवी ऊपर से आ गए, जो उनको स्टाइफल करते हैं, तो ईरानियों को ये सब पसंद है नहीं।
अब हो क्या रहा है कि उनको प्रूव करने के लिए भाई आपका कंट्रोल क्या है, आपका कंट्रोल दहशत है। अगर दादा की, आपने दादा वाला एग्जाम्पल दिया, गुंडा माफिया का एग्जाम्पल दिया, जिस दिन दादा की या जो माफिया होता है, जिस दिन उसकी दहशत कम हो जाती है, उसकी जड़ मजबूत नहीं रहती। बिल्कुल। तो आपकी मजबूरी है, आप यानी कि ईरान, आपकी मजबूरी है कि आप 200 मिसाइल मारे, राइट। अब जब ये मारेगा वापस पलटवार जब इजराइल करेगा, अब इसने क्या कर दिया, इसने अपने आप को इंडेमनिफाई कर दिया। अब भाई देखो तुमने ऐसा करा था, हमने कर दिया, हम बस बस इसके बाद लड़ाई हमारी नहीं होगी। लेकिन क्या इजराइल मानेगा? अगर इजराइल पलटवार करता है, इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं कि इनके जैसे फॉर एग्जांपल दी F-35 इज अ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एंड इट्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए फाइनेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि F-22 का प्रोडक्शन बंद कर दिया अमेरिका ने, वो भी अमेरिका के पास है, वो डिप्लॉय कर चुके हैं मिडिल ईस्ट में। अमेरिकन्स हैव डिप्लॉयड इट डे बिफोर यस्टरडे। तो अगर ये जाते हैं और ये अटैक करते हैं वहां पे, ईरानियों के पास शायद कोई पलटवार के लिए, पता लगाने के लिए ईरानियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है नहीं। उनको हवा नहीं लगेगी। एक तो हवा नहीं लगेगी, एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो 100% है, मैं ये नहीं कह रहा, बट आई एम सेइंग अ 5th जनरेशन फाइटर जेट इज माइल्स अहेड ऑफ एनीथिंग दैट ईरान हैज। ईरान के पास है नहीं ऐसा कुछ। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ईरान की जो रेजिम है वो अनसेटल हो जाएगी क्योंकि उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं है। और कोई भी ऐसी रेजिम जिसको मास पब्लिक सपोर्ट ना हो, जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है ना, वो लड़खड़ा जाती। इनको मास पब्लिक अपील इनकी है नहीं, लोग सड़क पे आ जाएंगे। और यही बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 दिन पहले बोला था कि तुम्हारी आजादी का दिन निकट है। आपने पढ़ा होगा, उसने बोला था कि आप आजाद होने वाले हैं। हाँ। वो क्यों बोल रहा था? ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ ईरान, ही वॉज नॉट एड्रेसिंग द लीडरशिप। वो ईरान के लोगों को एड्रेस कर रहा था बेंजामिन नेतन्याहू, और उनको बोल रहा था कि भाई तुम अभी आजाद होने वाले हो, यानी कि तुम तैयार हो जाओ। सो वो उनकी तरफ मैसेजिंग थी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, बट आपको रिजीम चेंज करने के लिए टॉप पर बदलाव करना पड़ेगा ना, जो अली खमेनी साहब हैं। जी। तो क्या उनको छू सकता है इजराइल? क्यों नहीं छू सकता? तभी तो भागा है, उसको पता है कि छू लेंगे। वो गायब हो गया अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से, जो भी उसका पैलेस था सुप्रीम लीडर का, जहां पे भी रहता था, वहां से गायब हो गया। अब पता लगा कि सेकंड टाइम उसने अपनी लोकेशन चेंज करी है। अच्छा। वो भी बिल्कुल नसरल्ला की तरह, जैसे नसरल्ला कहीं पे एक दिन ज्यादा नहीं रहता था, वो भी 2 बार अपनी लोकेशन चेंज कर चुका है वो। क्योंकि एक और चीज बेंजामिन नेतन्याहू ने बोली थी, और ये इसने अमेरिका में बोली थी, कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे तुम हमसे छुप पाओगे, हमें पता है तुम कहां पे हो, वील हंट यू डाउन, वील मतलब। पर सर लेकिन वो केवल एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है ना, वो सुप्रीम लीडर है ईरान के, ये तो बात ठीक है। हाँ। बट वो एक रिलीजियस लीडर है। दुनिया भर के शियाओं के जो करोड़ों में होंगे, हमारे यहाँ भी करोड़ों में हैं लोग वैसे, उनके सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं। हाँ, लेकिन मैं एक और उनको बात छूने का मतलब नहीं, उनको कोई मतलब कुछ नहीं होगा। और जगह प्रोटेस्ट होगी। देखिए बात यह है ना कि एक तो दूर से आपने सुप्रीम लीडर बोल दिया, अगर कोई यहां पे शिया है भारत में या पाकिस्तान में या कहीं और, इराक में भी हैं, आप वो तो नहीं उसके रूल के अंडर रह रहे ना, वो तो उसके कोड़े नहीं खा रहे। तो एक तो है रिलीजियस लीडर कि आप भाई रिलीजियस, ही इज नॉट रिलीजियस लीडर ऑफ शियाज। मुसलमानों में कोई इसका स्कोप नहीं है कि ये हमारा रिलीजियस लीडर है। उनमें कोई पोप का कॉन्सेप्ट नहीं है मुसलमानों में। पोप का नहीं है, हाँ। धर्मगुरु जैसे हम कहते हैं हिंदी में। हाँ, धर्मगुरु तक हो सकता है। देखिए खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, राइट। उसमें बंदे और अल्लाह के बीच में कोई दरमियानी इंसान का कोई रोल है नहीं। लोग बन जाते हैं धर्मगुरु, पावरफुल बन जाते हैं, पर यह कहना कि वो शियाओं का लीडर है, वो शियाओं का लीडर नहीं है। हाँ, ईरान इज द लार्जेस्ट शिया कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसका वो सुप्रीम लीडर है, उतना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ लगा दिया या उनको कुछ करने की कोशिश, नहीं, अगर फॉल आपने बैक की- होगा। हाँ, कलेश होगा, लेकिन वो कलेश ईरानी अलग से बिहेव करेंगे और भारत के शिया और पाकिस्तान के शिया और बांग्लादेश के शिया वो अलग करेंगे। यहां पे ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन होगा, वहां पे पीपल विल हीव। जैसे कि वो सुप्रीम लीडर खमेनेई एक घर में है, इजराइल मिसाइल मारता है और इनका गुड नाइट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ये खत्म हो गए, राइट। ईरान में जो भी होगा प्रायोजित होगा कि लोग आ गए सड़क में फ्लैग्स लेके और मास्क वास्क पहन के, ये सब जो ड्रामा चलता है वहां पे, वो एक प्रायोजित है, वो एक स्पॉन्सर्ड है, वो जरूर होगा। लेकिन आम लोग जो हैं, दे विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ। एक पोस्टर था बड़ा फेमस, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा कि नहीं। उस पोस्टर में पता है क्या बोला है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वहां पे तेहरान के लोगों ने पोस्टर अपनी सड़कों पे लगाया है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा खमेनेई है, वो इजरायलियों को बोल रहे हैं तुम इसको मारो। यार हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बड़ा फेमस वायरल हुआ था। वो कह रहे हैं कि इसको मारो, यार इन लोगों को मारो, ये तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, हमास वमास, हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं है, हमें बख्शो, इसको मारो, यही है कलेश की जड़। अच्छा,
वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं इस क्लर्जी से। अब सर क्या उस हद तक इजराइल जाएगा? रिजीम चेंज जो है वही असल मकसद है? मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई अभी पहले इजराइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब ये लड़ाई जैसे कहते हैं कि आर पार की लड़ाई होने के अंदेश ज़्यादा लग रहे हैं, और ईरान को एक तरह से आपने विद द बैक टू द वॉल वाली सिचुएशन में आ गया था, जहाँ पे अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो दिन पर दिन उसके लिए सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी। पहले जो है इस्माइल हनिया की हत्या हुई, फिर फौद शुक्र की हत्या हुई, फिर 16-17 सितंबर से जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के पूरे कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया, और लास्ट में जो नसरुल्लाह की 27 सितंबर को हत्या की गई, तो एक के बाद एक जो वार हो रहे थे, चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे थे, बट वार फील कौन कर रहा था? ईरान फील कर रहा था। दूसरी बात, मेरे हिसाब से तैयारी चाहे चल रही थी नहीं चल रही थी, डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसेस था वो कोई डेफिनेट नहीं कह सकता, बट फाइनल ट्रिगर जैसे कहते हैं ना कि भाई हर एक्शन से पहले जो एक फाइनल ट्रिगर होता है जो उसको एक्शन में लाने के लिए मजबूर करता है, वो था मेरे ख्याल से 2 दिन पहले जो मेजर गौरव ने भी उसका जिक्र किया, जो नेतन्याहू ने डायरेक्ट टेलीविजन पे एड्रेस किया ईरानियन लोगों को। अच्छा, वो जो 3 मिनट का एड्रेस था, अगर आप उसको सुने, वो ऐसा एड्रेस है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई राजा अपनी प्रजा से बात कर रहा है कि आप चिंता मत करिए, आप कुछ दिनों में आज़ाद हो जाएंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको इसमें बहकाया जा रहा है। ईरान गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक नहीं है, ईरान हिजबुल्लाह की टेरिटरी नहीं है साउथ लेबनान में। ईरान इज़ अ सोवरेन कंट्री। आप एक सोवरेन कंट्री के लोगों के साथ इस तरह से जो एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट थप्पड़ मार रहे हो उनकी लीडरशिप और रजीम के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से फाइनल ट्रिगर था कि अगर ईरान उस समय भी सोच रहा था कि भाई अभी भी हम रिस्ट्रेन करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा उनके प्रेसिडेंट ने भी कुछ दिन पहले बोला, 4-5 दिन पहले नेतन्याहू के एड्रेस से, कि हम इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज हमें भरोसा दिया गया था कि सीज फायर हो जाएगा, जिसके लिए उसे ईरान में बहुत बैकलैश सहन करना पड़ा। अच्छा, कि ये कैसा आपका पुअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि आप अपनी प्रेस्टीज, अपने स्टेटस आप को छोड़ के आप एक तीसरी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि अगर वो सीज फायर कर देगा तो चलो हम मान लेंगे कि अभी हमें हानिया और नसरुल्लाह की डेथ का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पूरे डायनेमिक्स हैं। रजीम चेंज तो यूएस और इजराइल कम से कम 10-15 साल से चाह रहे हैं। न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करने की उन्होंने कई बार कोशिश की है। उन्होंने साइबर अटैक भी किया उनके नतान्स के जो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। स्टकनेस वायरस जो आप लोग ने नाम सुना होगा, 2011 में उसने पूरे उनके जो सेंट्रीफ्यूज वगैरह थे उनको क्रिपल कर दिया था। सो ऐसी बात नहीं है। आज भी अगर आप पूछेंगे इजरायली लीडरशिप से या यूएस लीडरशिप से, वो तो हम ही भरेंगे कि हाँ भी रजीम चेंज हमारा तख्ता पलट करना है। बट ईरान इतना छोटा नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल पावर है। इसका साइज इजराइल से 13 से 14 गुना बड़ा है। अगर आप 11 महीने में 40 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर की स्ट्रिप को पूरा नस्ता नाबूद नहीं कर पाए हैं, जबकि आप बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पे, आपने हर तरह के वेपन्स अपने इस्तेमाल कर लिए हैं इजराइल ने, तब भी अभी भी गाजा स्ट्रिप में लोग मौजूद हैं। अभी भी हमास उनके ऊपर स्पोरेडिक अटैक्स कर ही रहा है, निकल के कहीं। कल भी किया उसने जब मिसाइल। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ईरान जो इतना बड़ा देश है, जिसका वास्ट टेरेन है, उसको आप बर्बाद कर सकते हैं? होगा नहीं होगा तो अलग बात है, बट विल इजराइल गो फॉर इट? 100%। बिकॉज आपको यह समझना है उनकी टोटल फिलॉसफी क्या है। उनकी टोटल फिलॉसफी है पीस थ्रू सिक्योरिटी। ये डॉक्यूमेंटेड है, पीस थ्रू सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि 1948 से जब से इजराइल बना है, चारों तरफ से जो उसके नेबर्स हैं, जो उसके चाहे स्टेट हैं चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सारे उसके तरफ होस्टाइल हैं। ज़्यादातर जो उसके बॉर्डरिंग स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने एक कसम खाई हुई है कि इजराइल को बर्बाद करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इस सिचुएशन में इजराइल ने जो अपनी एक सिक्योरिटी या नेशनल फिलॉसफी बनाई थी, दैट वाज पीस थ्रू सिक्योरिटी। और अगर आप नेतन्याहू जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसको फॉलो करते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट है एज फार एज टेकिंग रिवेंज एंड सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट इज कंसर्न। उनका टेम्परामेंट ही है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में इजराइल एक जो अपना रिटेलिएटरी स्ट्राइक है उसको रोक पाएगा। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा,
किस स्केल और किस स्कोप में वो स्ट्राइक होता है, वो एक चीज़ है जो कि हमें देखने वाली है। अब अच्छा, बस आपको मैं याद दिला दूं व्यूअर्स, आप अपने कमेंट, सवाल, अपनी सुझाव हमको भेजते रहिएगा। अभी प्रोग्राम चल रहा है, भेजें अपने सवाल, हम प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। #कॉफी पर कुरुक्षेत्र। सर, जैसा हमारा आज का शीर्षक बता रहा है कि इजराइल रहेगा, ईरान रहेगा, आज या तो तू, आज या मैं। वो वाली स्टेट है या जियो पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती? नहीं, ये तो नेचर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो तगड़ा है वो सर्वाइव करेगा, एक बात। दूसरी बात, मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं हम? चारा डालते हैं। ईरान ने वो चारा खा लिया है। खा लिया, हाँ, कल हमला करके। देखिए, केवल इजराइल को अलग करके आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर सामने नहीं आएगी। अमेरिका और नेटो देशों को भी लाना पड़ेगा। अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है और ये कोई पहला मौका नहीं है। और एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल में दोस्ती थी। ईरान इजराइल में? जी, 60s में ट्राइडेंट बना था। ईरानी रेवोल्यूशन से पहले? हाँ, रिवोल्यूशन से, ईरान के, हाँ, उससे पहले। वो तो उनके तब के शासक, उनके जो वंशज हैं आज, वो रजा पहलवी, हाँ, आजकल बड़े एक्टिव हो गए ना। हाँ, तो उस समय जो है ट्राइडेंट बना था, ईरान, इजराइल और टर्की। जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंटेलिजेंस है, उसको शेयर करने के लिए। तो क्यों ये दोस्ती की थी ईरान ने? उनको 2-3 चीज़ें लगती थी। एक कि ईरान की जिस तरह की इंटेलिजेंस है, जो ताकत है उसकी, उसके अलावा शाह को ये लगता था कि अगर इजराइल से दोस्ती करेंगे, इजराइल की बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका से, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, तो शायद इजराइल बचा ले हमको। तो लेकिन वो जो है, उसके बाद जैसे ही रिजीम चेंज हुआ 79 में, वो सब मामला खत्म हो गया। तो इजराइल के लिए, जो मेजर साहब ने कहा, सर्वाइवल का और कोई तरीका नहीं है। ईरान रहेगा तो इजराइल के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। इस समय सबसे बड़ा खतरा है, और इस समय जो परिस्थिति है जियोपॉलिटिक्स की, उसमें ईरान अकेला खड़ा है। उसके साथ अरब देश खड़े होने को तैयार नहीं है। किसी का बयान नहीं आया, कोई साथ नहीं आएगा ईरान के अभी तक। कोई आया क्या? केवल एक सऊदी अरब का बयान आया कि हम नजर बनाए हुए हैं जो घटनाक्रम। वो भी तो चौधरी है एक इस्लामी दुनिया का, सर। हाँ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। और दूसरा, यूरोप और अमेरिका किसी भी हालत में रिजीम चेंज चाहते ही है। रशिया, चीन जो है वो एक देश है जो इस हालत में भी ईरान से तेल खरीद रहा है। रशिया की चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक है। ये माना जा रहा था कि ऐसे समय में रशिया शायद जो है किसी तरीके से, लेकिन ये जो भारत रूस के संबंध है, मुझे लगता है उसकी भी इसमें भूमिका है। तो भारत रूस के संबंध और भारत इजराइल के संबंध, देखिए, भारत और इजराइल के संबंधों को आपको अगर टाइम फ्रेम में देखना हो तो 3 हिस्सों में देखना पड़ेगा। 1948 से 1992 तक हम इजराइल के खिलाफ थे। 1992 से 2014 तक हम न्यूट्रल थे। 2014 से हम इजराइल के साथ हैं। तो इजराइल और भारत की दोस्ती में कहीं कोई शक नहीं है। और ईरान को लेकर देखिए, ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध थे। बड़ा देश है, सिविलाइजेशनल कंट्री है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका वहां पहले भी रिजीम चेंज कर चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। तो उस उद्देश्य अमेरिका का जो है, अब दोनों की इंटरेस्ट मिल जाते हैं, इजराइल और अमेरिका के। अमेरिका वहां रिजीम चेंज चाहता है, इजराइल शांति चाहता है। शांति मतलब अपने लोगों के लिए। वो जो टेलीवाइज्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उनका दुनिया मतलब पूरे अरब में, मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपने लोगों की रक्षा के लिए। इसको ऐसे कह लें सर कि मतलब इंटरेस्ट तो अमेरिका का है, उसने ऑपरेटर इजराइल है, इसमें इजराइल के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। इंटरेस्ट तो इजराइल का भी है। ये है कि दोनों के इंटरेस्ट मिल गए। और एक ही समय पे, अलग अलग समय पे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं देशों के। इस समय दोनों का इंटरेस्ट, वो अमेरिका को भी लग रहा है कि इजराइल जो कर रहा है, बार बार अमेरिका कह रहा है कि अपने को डिफेंड करने का अधिकार है इजराइल को। नेटो का कोई देश देखिए आप जो है इजराइल के खिलाफ बोलने को, तो बल्कि पक्ष में भी बोल रहे हैं, खिलाफ की क्या बात। तो कुल मिलाकर इजराइल को जियोपॉलिटिक्स का जैसा सपोर्ट इस समय मिल रहा है, बहुत शायद ही, मुझे नहीं याद है कि इससे पहले उसको कभी इस तरह का इतना बड़ा सपोर्ट मिला हो। तो ईरान ने गलती कर दी है ये अटैक करके। और सही बात है जो दोनों कर्नल साहब भी और मेजर साहब भी कह रहे हैं कि इजराइल के सामने कोई चारा नहीं था। अगर वो रिटेलिएट नहीं करते तो भी मरते,
रिटेलिएट किया है तो भी मरना है। अब सर एज अ रिजीम चेंज मतलब है, एक टर्म हो गया, लेकिन आप कैसे इसको इफेक्ट में कैसे लेकर के आएंगे? भाई दुनिया में अभी आज 2 साल से जंग चल रही है अभी रशिया और यूक्रेन की। लगा था कि निपटा देगा 2-4 महीने के अंदर रशिया, 2 साल हो गए। अफगानिस्तान में घुसा था सोवियत यूनियन, उसको कितने बरस लग गए थे अमेरिका को उसको वहां से खदेड़ने में। तो इतना आसान होगा क्या ईरान को दबाना? आसान नहीं है। और जहां तक रशिया यूक्रेन की आपने बात करी, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड जाके बोला था कि रूस इन्वेड नहीं करेगा। अच्छा, जब रूस ने इन्वेड कर दिया मैंने बोला लड़ाई 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारी एनालिसिस है और ये मुंह के बल गिरी और अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। खैर ये तो पास्ट हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये जो रेजिम चेंज का ऑपरेशन है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। ये आज से शुरू नहीं है, पहले से शुरू है। अब गल्फ ऑफ ओमान में कैरियर ग्रुप लगता है यूएसएस एब्राहम लिंकन का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। वहां पे हैरी ट्रूमन, यूएसएस हैरी ट्रूमन लगता है मेडिटेरेनियन में। यानी कि दोनों तरफ से इजराइल को घेर के और एयर डिफेंस कवर भी प्रोवाइड करना। थोड़ा बता दीजिए सर, जो आपने दोनों बात बताई ये मतलब हैं क्या, ये बेड़े क्या हैं? ये बेसिकली क्या होता है, कैरियर ग्रुप में जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया विच इज 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, जी, जिसमें कि 2-3 स्क्वाड्रन्स होंगे फाइटर जेट्स के। ज़्यादातर F-18s हैं उनके पास, लेकिन और भी होंगे, इनमें F-35 भी होंगे। इसके अलावा तो इन्होंने दोनों जगह ऐसे लगा रखे हैं। तो मेडिटेरेनियन कहाँ है? इफ़ यू लुक टुवर्ड्स दी वेस्ट ऑफ इसराइल, अगर आप देखेंगे बिल्कुल इसराइल के बिल्कुल वेस्ट पे, उसके आसपास आके ये रुक गए हैं। थ्रू यूरोप आए थे, नक्शे में क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे रुक गए। दूसरी तरफ साहब ये पूरा इनका मैटर हो गया यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में जो टहल रहे हैं ये सब लोग। इसके अलावा उन्होंने F-15 फाइटर जेट्स, F-15 ईगल, आपके F-22 रैप्टर्स, आपके F-16s, ये सब तैनात कर दिए। एडिशनल फोर्सेस भेज दी अमेरिका ने वहां पे। जहां तक आपका सवाल है कि क्या रेजिम चेंज इतना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आसान होता कब तक कर चुके होते ये लोग कर चुके होते। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि, मैं बताता हूं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक जिसको हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना भौकाल, ईरान का उस एरिया में भौकाल है क्योंकि उसने हर जगह टेरर, अपने सेल्स, अपने प्रॉक्सीज डाल रखे हैं। एंड ईरान इज नॉट वेरी लाइक्ड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये बहुत गलतफहमी है लोगों की यहाँ पे भी, भारत में भी, कि साहब ईरान जो है बड़ा, सऊदी अरब उसको पसंद नहीं करता, जॉर्डन उससे शदीद नफरत करता है, और ऐसे कई सारे हैं जो ईरान को ऐसा मानते हैं कि यार ये इट इज अगेंस्ट, क्योंकि ईरान कभी इसको फंड करा, इसको फंड करा, जाओ इससे लड़ो, ये करो, ये ईरान करता रहता है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो जो ईरान का पावर है अभी तक हमने देखा है, हमने मिलिट्री पावर बहुत कम देखा है ईरान का। कोई टेस्ट ही नहीं हुई। हाँ, नहीं मतलब ईरान इराक वॉर की बात है, लेकिन दैट इज अ ओल्ड मैटर ना, आप उसको छोड़ दीजिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अमेरिका साथ था। हाँ, तो वो मैटर अलग है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखें पिछले 20-30 साल में, क्या ईरान का मिलिट्री पावर टेस्ट हुआ है? नहीं। ईरान का जो भी ये भौकाल है सो कॉल्ड, ये बिकॉज ऑफ हमास, हिजबुल्ला, हुथी, फलाना, ऑल दीज थिंग्स ना। और जब तक ये भौकाल कब तक कायम होगा? तब तक कायम होगा जब तक आप मैदान जंग में खुद नहीं उतरेंगे। अगर इनको उतरना पड़ा तो हो सकता है कि ये उतने बड़े बाहुबली ना निकले ईरानी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रजीम गिर जाएगी या ईरान को कोई भी एक चांटा मारेगा तो ईरान, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि ईरान का एक भौकाल है और हो सकता है वो भौकाल उतना सॉलिड ना हो। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैक। पब्लिकली हम क्या जानते हैं ईरान के मिलिट्री माइट के मारे में? देखिए, काफी चीजें तो प्रोजेक्टेड हैं, काफी चीजें उनकी सीक्रेट हैं। उनके पास रशियन वेपनरी बहुत ज्यादा है, चाइना से भी उन्होंने वेपनरी ली है। लेकिन ये कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें ये 200 फायर करते हैं और गिरती 2 भी नहीं है ये कुछ। या तो द इजराइलीज आर वेरी गुड, जाहिर सी बात है, आपने एरो लगा दिया। तो जॉर्डन ने भी रोक ली सर एक आदमी, कई सारी रोकी जॉर्डन ने, सऊदी अरब ने रोकी, लेकिन आपने एरो का सिस्टम लगा दिया, आपने डेविड स्लिंग लगा दी, आपने वो आयरन डोम लगा दी, आपने ऐसे 3 टियर सिस्टम लगा दिया। अब उनकी वो, दे आर प्रीटी वेल प्रोटेक्टेड द इजराइलीज। क्या ईरान में यह काबिलियत है कि सऊदी अरब या और देश, या ऊपर से अगर तेहरान से भी आए जहां से सऊदी अरब की जरूरत नहीं है, ऊपर से आके वो लोग आके और दे कैन लैंड अटैक इजराइल? वो नहीं होगा। ये होगा वही चीज। लेकिन एक चीज कर सकता है ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल डाल रहा है ना ये, क्या ईरान अपनी एयरफोर्स भेज सकता है ओवर इजरायली स्काइज टू बॉम्ब? इजराइल भेज सकता है। मुझे नहीं लगता ये, देखिए ये कोशिश करेंगे आसपास के जो देश है ना। इराक में बहुत कम लोगों को पता है कि इराक इज ऑल्सो शिया मेजोरिटी। इराक की शिया मेजोरिटी। हाँ, वहां पे
रूल सुन्नीस का रहा है ज्यादातर, लेकिन इट इज अ शिया मेजोरिटी एरिया। तो क्या ये इराक से लॉन्च कर सकते हैं अपनी एयर स्ट्राइक्स? देखिए, जो सिग्नलिंग होगी कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट वॉर, ये नहीं कि आपने ड्रोन डाल दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, वो पुरानी पता नहीं बंदा तुम्हारा जाता है कि नहीं जाता? बंदा फिजिकली, हाँ, बूट्स ऑन द ग्राउंड आर वेरी डिफिकल्ट। आप बोलें कितना करके, आई डोंट थिंक दे हैव द लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी कि इजराइल पे अटैक कर दें, और वो करेंगे भी नहीं, पूरी दुनिया बीच में आके उनको पहले ही निपटा देगी। लेकिन क्या उनके फाइटर जेट्स, कैन इरानियन फाइटर जेट्स फ्लाई ओवर इजरायली स्काइज? दैट आई थिंक विल बी द ट्रू मेजर ऑफ इरानियन प्रोवेस, कि भाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपकी एयरफोर्स वहां पे उड़ती है कि नहीं उड़ती, ये देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि दे विल टेक। वही बहुत डिपेंड करता है ना कि इजराइल करता क्या है, मतलब किस किस्म का रिस्पांस कल रात के हमले का इजराइल देगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी अपने, क्या इनका एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि तेहरान के ऊपर बचा ले? मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इजराइल करेगा, पर अगर इजराइल रिस्पॉन्ड करता है विद बैलिस्टिक मिसाइल। दो बातें क्लियर हो गई देखिए अभी तक की बातचीत में, कि बिल्कुल अलग थलग हो गया है ईरान। मुस्लिम दुनिया ही उसके साथ नहीं है, मुस्लिम दुनिया में उसको बहुत पसंद नहीं किया जाता, जिस तरीके की वो पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करता है या इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपने ये साइड किक्स के जरिए आसपास के देशों को। और दूसरी बात कि उसकी मिलिट्री पावर की तुलना आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते जो इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ पास जो दूसरी घरेलू सिचुएशन, और उसकी घरेलू सिचुएशन भी, कि उसके यहाँ लोग चाहते हैं भी निजात मिले, छुटकारा मिले, बहुत हो गया इनका आतंक, बहुत हो गया। अब सर सवाल जो उन्होंने कहा, किस आपने भी कही कि मतलब किस स्केल का जवाब इजराइल देगा। अच्छा, हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि नहीं, ये तो दंगा होना ही होना है, झगड़ा होना ही होना है बड़ा। उसने भी कह दिया, भाई देख, तूने मेरे बंदे मारे, तूने हमास निपटाया, तूने हिजबुल्लाह निपटाया, नसरुल्लाह मारा, फलाना किया, मेरे को एक हमला करना था, मैंने कर दिया, और अब मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं लार्जर वॉर में पढ़ूं। ये तो ईरान ने कह ही दिया है। तो क्या तो दुनिया कहने से क्या होता है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई क्या ये सेंस भी प्रिवेल कर सकती है कि चलो भाई अब इसको फिलहाल मत बढ़ाओ इस बात को इजराइल। सो देखिए, इजराइल के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जो उसने अप्रैल में किया था, कि ईरान ने जो कल 200 या 180 मिसाइल दागे हैं, उसमें से 18 या 20 मिसाइल एज पर रिपोर्ट्स गिरे हैं, बट वो सारे मिलिट्री टारगेट्स पे गिरे हैं। तो उसने कहा है कि भी हमने कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक टच नहीं किया है, और क्योंकि ये मिलिट्री टारगेट से, इन मिलिट्री टारगेट से ही हमारे लीडर्स, चाहे नसरुल्लाह, हनिया के ऊपर जो F-35 या F-16 एयरक्राफ्ट थे उनको लॉन्च किया गया था, इसलिए ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट थे। यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है हमें पूरा हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में इस तरह का रिटेलिएशन कर सकते हैं, हमने कर दिया, अभी ये हमारी तरफ से पूरा है। अब इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल या तो अप्रैल की तरह उसी प्रकार ईरान के किसी मिलिट्री टारगेट के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है और छुट्टी होगी बेचारा, और छुट्टी होगी, या फिर वो एस्केलेट करे तो वो इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसा मेजर गौरव ने कहा, इजराइल के पास एज फार एज एयरफोर्स इज कंसर्न्ड एसिमेट्रिक एडवांटेज है, यानी ईरान के पास उसका कोई मुकाबला नहीं है। ईरान का जो एयर डिफेंस है, चाहे अगर आप उसका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है बवार 373, जो कि उसने जस्ट गाजा वॉर से पहले ऑपरेशनलाइज किया था, वो भी इतना काबिल नहीं है कि जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको वो रोक सके और क्या कहते हैं उनको बर्बाद कर सके। अच्छा। सो इजराइल के पास एयरफोर्स और एयर डिफेंस में एसिमेट्रिक सुपीरियरिटी है ईरान के बावजूद। हाउएवर ईरान के पास जो है जो एडवांटेज है वो है 2 या 3 मैं कह सकता हूँ। पहली बात, जो उसके मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि इजराइल के पास नहीं है, क्रूज मिसाइल्स हैं, जो उसके सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, दे आर मच बेटर देन व्हाट इजराइल हैज। एंड इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम से लेके एरो 3 तक जो लेयर्ड डिफेंस है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के सारे उनको रोक सकते। ज्यादा लिथल क्या होते हैं सर? या मतलब जो मार करें उसकी ज्यादा ताकत भी होती है और वो पहुंच पाए आपके बॉम्बिंग बाय जेट्स या मिसाइल्स? नहीं, देखिए, चाहे बॉम्बिंग बाय जेट्स हो या मिसाइल्स हो, ये दोनों हैं क्या है? ये कैरियर ऑफ वॉरहेड्स हैं, राइट। अगर आप मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, आगे तो वॉरहेड होता है। सिमिलरली जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो वो जब रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करता है, एयरक्राफ्ट इज ओनली कैरिंग दैट। सो वेदर इट इज अ मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट, इट ओनली कैरीज द वॉरहेड। इंटरसेप्ट करना किसको आसान या मुश्किल है? दोनों में से दोनों की बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। और
बट आई वुड से हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके और री एंट्री करते हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में इवेजन टेक्नोलॉजी होती है, यानी वो ग्लाइड करके जो इंटरसेप्शन वाले जो मिसाइल्स आते हैं उनको इवेड करने की काबिलियत होती है। सो इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत चुनिंदा देशों के पास ही है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर अब मैं कुछ व्यूअर्स के सवाल आए हैं, आप तीनों के लिए एक एक सवाल मैं रख रहा हूँ। प्रदीप जी, पहले आपके लिए एक सवाल है कि वो भारतीय जो सनातनी सोच रखते हैं वो इस ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इजराइल के नज़दीक क्यों पाते हैं? इजराइल के नज़दीक इसलिए पाते हैं कि मजबूती, मतलब जिसको कहते हैं हौसला, और सबसे बड़ी बात शत्रुबोध इजराइल में है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मित्र कौन है, शत्रु क्या है, और हमेशा आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आपके शत्रु की ताकत क्या है और आपकी अपनी ताकत क्या है। तो जो आम हिंदुस्तानी है, जिसको उन्होंने सनातनी कहा है, मैं कह रहा हूं उसकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि भारत को इजराइल जैसा होना चाहिए। हम उसको आदर्श मानते हैं। दुश्मन से कैसे लड़ा जाता है ये हम मानते हैं कि इजराइल से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हमको सीखना है तो इजराइल से सीखना चाहिए। ठीक है, हमारा सिक्योरिटी टर्म्स में हमारा मतलब हम वी लुक अप टू इजराइल। बिल्कुल। ओके, मिस्टर गौरव आर्या से पूछ रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, आपसे जो सवाल पूछा था सर वो एडवोकेट अमित शर्मा ने पूछा था। अमित जी, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। सिद्धांत चतुर्वेदी पूछ रहे हैं, प्लीज आस्क मेजर गौरव आर्या जी दैट कैन I2U2 Israel, India, USA, UAE group be active at this historical moment to wipe out this axis of evil Iranian mullah regime? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि उनका कोई डायरेक्ट इसमें चीज होगी, बट ये आंसर है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो पहला वाला सवाल था, क्या मैं उसको आंसर कर सकता हूँ? देखिए, दो चीजें हैं। मैं बताता हूँ कि क्यों इतना एडमायर करते हैं लोग इजराइल को। अपनी कमी की वजह से, राइट? 1947 में हमारे ऊपर हमला हुआ, वी डिड नथिंग। 62 में हमला हुआ, वी डिड नथिंग। 65 में हमला हुआ, वी डिड नथिंग। 1999 में वी डिड नॉट क्रॉस द LAC। 26/11 होता है, वी डिड नथिंग। पार्लियामेंट अटैक होता है, वी डिड नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, वी डिड नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। कभी नहीं करना। यहां पे एक बहुत डीप फ्रस्ट्रेशन है भारत में कि छोटा सा देश है, दुश्मन सराउंड कर रखे हैं, लेकिन अभी तक झुका नहीं। ये लड़ता है, ये लड़ता है। ऐसा होना चाहिए। मोदी जी को जो सपोर्ट मिला जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई या बालाकोट हुआ, क्यों? बिकॉज देन यू गॉट फ्लैशेस ऑफ इजराइल कि वी ऑल्सो हैव दैट कैपेबिलिटी। ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है घर में घुस के मारेंगे, कहां से आता है? वही तो कर रहा है इजराइल कब से, जब से पैदा हुआ 48 से घर में घुस के ही तो मार रहा है वो। सही है ना? आज जो लोग रो रहे हैं कि हमारी टेरिटरी पकड़ ली, ये कर लिया, भाई आप ही ने अटैक करा था। अगर इजराइल हार जाता तो आप इजराइल की टेरिटरी पकड़ लेते। उसने आपको हरा दिया, उसने आपकी पकड़ ली, इसमें रोना क्या? यही है बात। हमारा अपना कॉम्प्लेक्स है जो हम देखते हैं कि अच्छा यार इसके जैसा बनना है हमको, इसके जैसा हम होना अपने है। को सॉफ्ट स्टेट मानते हैं। सर एक आखिरी आपसे जो सवाल है, विवेक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, कर्नल साहब, विल रशिया एंड चाइना जॉइन ईरान इफ इजराइल रिटेलिएट्स? रशिया चाइना साथ देंगे क्या ईरान का? प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब देना। रशिया और चाइना क्लोज एलाइज हैं ईरान के, बट रशिया इस समय एक्टिवली इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में। वो सपोर्ट दे सकता है, हो सकता है मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट जो कि ऑलरेडी वो पहुंचा रहा है ईरान में, वो पहुंचा सके, बट एक्टिवली इन्वॉल्व होने का अभी कोई स्कोप मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अमेरिका की तरह खुल के आ जाए जैसे वो हाँ, इजराइल के साथ है, ऐसे ईरान के ऐसा साथ नहीं आ जाए, हो। ऐसा और नहीं। चाइना तो आपको मतलब यू हैव टू रूल इट आउट, बिकॉज चाइना इस तरह के झमेले में कभी पड़ता ही नहीं है। वो उसकी जो नेशनल और वो मिलिट्री, बम बना के किसके लिए रख रहा है फिर वो? हाँ, तो उसकी जो नेशनल स्ट्रेटेजी है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, चाहे आपका वो क्लोजेस्ट एलाई हो जो कि ईरान है या कोई भी है। सो डायरेक्ट सपोर्ट तो मेरे हिसाब से दोनों में से किसी का नहीं मिलेगा। रशिया थ्रू वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट जरूर ईरान को सपोर्ट करे। देखिए साहब, आपके बहुत सवाल आपके पास बहुत सारे होंगे, हम कोशिश करते हैं जो बातचीत होती है उसमें आपको आपके जवाब भी मिल जाएं, और कुछ एक सवाल हम लोगों ने लिए भी। देखिए इतना बड़ा जंग और दुनिया का इतना बड़ा ये हिस्टोरिक, जैसे एक सवाल व्यूअर ने कहा कि एक मौका चल रहा है, उसको 30 मिनट में सपेटना तो मेरे बस का तो नहीं था, कोशिश की है। बहुत शुक्रिया गौरव साहब, मेरे साहब आप प्रोग्राम में आए। अभी तो मुझे लग रहा है मामला लंबा चलेगा सर, तो फिर थोड़ा सा वक्त आपका हम और लेते रहेंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम में आने के लिए।